Okay students, today we'll continue with the D and F block elements. In the previous video we discussed about the size, melting point, hardness of the D block elements and how they vary within the period. ठीक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे with the again size पे ही दोबारा डिस्कस करेंगे हम आज यहाँ पर. फर्स्ट सी हेयर, देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि आपके पास ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं इनकी कुल 4 सीरीज़ हैं आपके पास. फर्स्ट इज़ 3D सीरीज़, सेकंड सीरीज़ इज़ 4D सीरीज़, फिफ्थ 5D थर्ड सीरीज़ एंड फोर्थ इज़ 6D सीरीज़. 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. जरा ध्यान रखना इस टर्म्स का. कई बार ऐसे ही क्वेश्चन में कई बार वो 3D देखता है, आप सोचते हो कि वो थर्ड सीरीज है. 3D का मतलब फर्स्ट सीरीज होती है, इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन फिल हुए. ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है जो 4D से होगी. ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड सीरीज है एंड इट इज़ फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. फोर्थ इज 6D. ठीक, अब देखो हमें आज डिस्कस क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यूजली जो पढ़ा है आपने, डाउन द ग्रुप चलते हुए साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज. वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, दैट्स वाई द साइज ऑल्सो इंक्रीजेज. ये पढ़ा है हमने और वो ट्रू भी है. किस केस में? जब आप 3D से 4D या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे तो साइज जो है वो स्लाइटली लार्ज होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है. बट नाउ यहाँ पर जाकर के अब एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रेंड आपको यहाँ दिखाई देगा. एंड व्हाट दैट ट्रेंड इज कि जब आप सेकंड से थर्ड सीरीज में चले जाओ या थर्ड से फोर्थ सीरीज में जाओ, मीन्स इनको मैं इकट्ठा कर दूँ सब सीरीज को, इन तीनों सीरीज के एलिमेंट्स के साइज में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है. साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. 4D, 5D, 6D, या मैं बात करूं सेकंड, थर्ड और फोर्थ सीरीज, इन सब की ट्रांसिट जो आपके पास साइज है उसमें एक सिमिलरिटी मिलेगी. एंड द क्वेश्चन इज व्हाई, व्हाट इज द रीजन. तो देखो भाई जरा ध्यान से इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है. सी हेयर, आप जो यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक या एस ब्लॉक एलिमेंट की तरह मान लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. क्यों? वाई? व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड वाई द डिफरेंस इज देयर. देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक, अब सी हेयर, आपके पास ये अगर 3D है और ये क्या है अगर 4S, तो ध्यान देना पहले इलेक्ट्रॉन S में जाएंगे, S में, इसके बाद D में फिल होना स्टार्ट होते हैं. ये इसकी एक अलग टाइप की फिलिंग होती है. ठीक, अब अगर आप ध्यान दो, चलो ठीक है यहाँ पे D में भरना शुरू हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद अगर हम बात करें, देखो आपके पास ये 4 सीरीज हैं, ठीक, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D एंड 6D. 3D से 4D में साइज बढ़ा, चलो कोई इशू नहीं, बट 4D से 5D के साइज में सिमिलरिटी क्यों आई? उसका रीज़न ये है कि 4D और 5D के बीच में क्या आ जाता है, 4F, और 5D और 6D के बीच में क्या आता है, 5F, बीच में ये भी आता है. मीन्स अब अगर मैं देखो सपोज करो इसको कहता हूँ अगर मैं 4D, ठीक, और यहाँ पे मैंने ले लिया आपके पास 5D, इसके बीच में क्या भरना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास 4F के इलेक्ट्रॉन्स भी फिल हो चुके होंगे. ऐसा नहीं कि भरेंगे, पूरे के पूरे 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ चुके होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन आने पर यहाँ 14 प्रोटॉन्स भी आए होंगे. ऑल्दो आपको इसको भी समझना है, बस लास्ट ऐसा किसी को समझाना नहीं है आपको, ना ही लिखना है पेपर में, आपको केवल कंसेप्ट समझना है. हो क्या रहा है कि 4D और 5D के बीच में क्या आ गया, 4F के एलिमेंट्स आ गए. 4F के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, लेंथेनॉइड्स. यानी कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन के सीरीज के बीच में क्या आ गए हैं,
लेंथेनॉइड्स। ठीक है, अब होता क्या है जरा ध्यान देना, 4F का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट का क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, 4F को फिल किया, 4F के कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए, 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए। अब ये क्या करेंगे, ये आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे आपके, अगर हम बात करें 5D की तो 5D से ऊपर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, 6S में। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होंगे उनके ऊपर चार्ज कम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ F ने एक शील्डिंग इफेक्ट बनाया होगा, ऑल्दो D ने भी बनाया है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन F के 14 इलेक्ट्रॉन्स आए और 14 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से 14 प्रोटॉन्स भी आए, तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत बड़ा, कुछ शील्डिंग इफेक्ट भी लगा। लेकिन ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि F ऑर्बिटल का साइज डिफ्यूज़ होता है, डिफ्यूज़ एक तो साइज लार्ज हो गया, दूसरा डिफ्यूज़ हो गया। डिफ्यूज़ का मतलब एक उसकी शेप जो फैली हुई है। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहाँ इधर उधर फैले होंगे तो उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा। वाई? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इस F ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर हुआ तो यहाँ से न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा लगेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और इस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो नेट रिजल्ट क्या निकला, देखो अब यहाँ तक इतना समझ आया, ठीक है। अदरवाइज जब आप 4D से 5D में मूव किए तो क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल बढ़े। शेल बढ़ने से क्या बढ़ना चाहिए, साइज। लेकिन जब आप 4D से 5D में गए तो इसके पहले बीच में क्या हुआ, इसके बीच में आपने F ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। 14 इलेक्ट्रॉन फिल होने से ही 14 प्रोटॉन्स भी आए होंगे, जिससे कि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब जब वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ होगा तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। क्यों? क्योंकि F का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। जो अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं उन्होंने कोई शील्ड नहीं किया, बहुत कमजोर शील्ड किया, इससे सारा चार्ज लग गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जितना साइज बढ़ना था ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, उतना ही कम हो गया जब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज ने खींच लिया। तो नेट रिजल्ट क्या है, 0 निकला। कि जितना साइज बढ़ना था नंबर ऑफ शेल बढ़ने से, उतना ही कम हो गया जब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। एंड इन द लास्ट व्हाट हैपेंड कि साइज विल रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें देखो आप करोगे कैसे, ये तो चलो बात समझने वाली है। इसको आपको नहीं लिखना है एग्जाम में कहीं पर भी, लास्ट में क्वेश्चन क्या आएगा और आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन शुड बी देयर दैट why there is no decrease in size, no increase in size while moving from second to third transition series, या while moving from 4D to 5D series, और why there is similarity in the size of second and third transition series, या 4D and 5D series में similarity क्यों है, ना इंक्रीज हो रहा है और सिमिलरिटी है वो क्यों है। तो उसमें आप लिखोगे ड्यू टू दी लेंथेनोइड कंट्रैक्शन। अब ये लेंथेनोइड कंट्रैक्शन क्या है ये समझ लो थोड़ा सा, ऑल्दो हम लेंथेनोइड को डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम आएंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पर। अभी ज़रा समझ लो, ये 4F, और हमने पहले कहा था आपको जब इलेक्ट्रॉन 4F में भरते हैं तो जो वो एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को 4F में भरा उन्हें क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। उन्हें क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। अब क्योंकि 4F का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो उससे क्या है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से साइज क्या है, एलिमेंट्स का कम हो जाएगा। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और किसकी हुई, लेंथेनॉइड की, 4F ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स की। सो ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन the size of the 4D and 5D series is same because the 4F orbital has poor shielding effect। बस इतना ही लिखना है आपने कि in the means 4D to 5D the 4F orbital enters which has poor shielding effect and shows lengthenoid contraction, that's why the size does not change। बस इससे फालतू आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, इट इज़ मोर देन इनफ। आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, अदरवाइज यहाँ वहाँ पजल हो जाओगे आप। तो सिमिलर क्या सिंपल आंसर हो गया, दैट द साइज ऑफ द 4D and 5D सीरीज इज सिमिलर। वाई? बिकॉज
when we move from 4d to 5d, the 4f orbitals are filled with, then the 4f orbital has poor shielding effect due to the large size, and due to this the effective nuclear charge increases, and due to this the size does not increase. ठीक, और सेम जाएगा 5d से 6d में भी, साइज यहाँ से यहाँ भी इंक्रीज नहीं होगा। क्यों इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि 5d और 6d से पहले क्या फिल हो जाएगा यहाँ पर 5f, 5d के बाद क्या बढ़ेगा 5f, तो 5d और 6d के बीच में 5f आ जाएगा। अब 5f क्या हो गया? एक्टेनोइड। जो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं 5f ऑर्बिटल में उन्हें हम बोलते हैं एक्टेनोइड, एंड दिस फिनोमिना विल बी नोन एज एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ से यहाँ लेंथेनोइड, यहाँ से यहाँ एक्टेनोइड। अगर पूछा गया कि थर्ड ट्रांजिशन से फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के साइज में सिमिलरिटी क्यों है, तो आप वहाँ लिख सकते हो ड्यू टू द एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द 5f ऑर्बिटल विच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, द साइज डज नॉट चेंज और डज नॉट इंक्रीज। तो बस 4d से 5d सीरीज के लिए बोल देना आप लेंथेनोइड कंट्रैक्शन, 4f पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, 5d से 6d के लिए लिखोगे आप एक्टेनोइड कंट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, और इसीलिए आपके पास साइज में सिमिलरिटी आ गई। तो ये एक रीज़न होता है। और मैं आपको चलो यहीं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में भी होगी ये, बट क्योंकि इन सब के एलिमेंट के साइज में सिमिलरिटी है, मीन्स ऑलमोस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन के, इनके साइज़ में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं है, सबका साइज़ ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, ऑल द ट्रांजिशन सीरीज हैव similarity in size, or why there is no significant variation in the size of the transition elements। उसका आंसर लिखोगे due to the involvement of 4f and 5f orbitals, they show lengthenoid and actinoid contraction, due to which the size does not increase, size does not increase or decrease, that's why they have similarity in the size। तो सभी एलिमेंट के साइज में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लगभग सिमिलरिटी है। और इसका हम आगे आपको बताएंगे, ये बाद में लेंगे टॉपिक, कि इसी वजह से ये एलिमेंट्स अलोए भी बनाते हैं। अलोए बनाने का ये एक बहुत अच्छा रीज़न है, बट विल एक्सप्लेन इट जब ये वहाँ नोट्स में आएगा, मैं वहीं डिस्कस करूँगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक, चलो इसके बाद देखो, ये तो हुआ हमारा साइज़, कि while moving down the group size does not increase significantly because of the lengthenoid and actinoid contraction। lengthenoid का मतलब 4f and actinoid means 5f। After this very short topic, that is enthalpy of atomization। अब पहले समझ लेते हैं what is enthalpy of atomization। जैसे मान लो आपके पास ये एक ब्लॉक है, किसका ब्लॉक है ये? कॉपर का, और इसमें सारे के सारे कॉपर के एटम्स जो है वो क्लोजली पैक हैं। अब अगर आपको इन एटम्स को एक एक एटम को अलग करना हो और जो एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लैटिस इनटू इट्स एटम, कि किसी लैटिस को उसके एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगी उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाई क्यों होती है, यही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। तो उसका रीज़न ये रहेगा, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। एंड इसका मतलब क्या हुआ? क्रोमियम की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे हाई है क्योंकि वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। अगर हम बात करें जिंक, तो जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। वाई? बिकॉज देर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, देर इज वेरी वीक मेटेलिक बॉन्ड, दैट्स वाई दे हैव लेस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बात? ठीक, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक बात और, डेंसिटी। डेंसिटी वी नो दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक बार पहले फटाफट डी ब्लॉक एलिमेंट्स को दोबारा से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट इज
स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये रहे। ठीक, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाइल मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक और वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वाइल मूविंग इन अ सीरीज द डेंसिटी इंक्रीजेस, और व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ डेंसिटी। तो सिंपल सी बात जाएगी, जब आप लेफ़्ट से राइट चलो या क्रॉस द सीरीज चलोगे, डेंसिटी लगातार इंक्रीज होनी है। उसका रीज़न समझ लो क्या होगा। देखो फॉर एग्जांपल ये स्कैंडियम है आपके पास, ठीक। अब ये एस में इलेक्ट्रॉन है, डी में 1 आया। इसके बाद आपने टाइटेनियम में 2 भर दिए, साइज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो लगातार जब आप स्कैंडियम से चलोगे मिडल तक, मीन्स अप टू द मैग्नीज, क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या होगा? आपका साइज जो है वो लगातार डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अप टू द मिडल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज क्या है? कम होता रहेगा। लेकिन साइज कम होते हुए भी क्या बढ़ेंगे? लगातार डी में इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उससे क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे इन द न्यूक्लियस, उससे क्या बढ़ेगा? न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बढ़ेंगे, बट साइज क्या है? कम। इसका मतलब मास बढ़ता चला जाएगा और साइज क्या है? कम होता रहेगा, तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। और मिडल के बाद भी साइज में कोई इंक्रीज तो नहीं होना है, कांस्टेंट ही रहेगा, बट लगातार क्या बढ़ेगा? मास। तो मास लगातार बढ़ता चला जाएगा, साइज बढ़े ना बढ़े, मीन्स बढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, कम ही होगा या कांस्टेंट रहेगा। तो लगातार मास बढ़ता चला जाएगा, साइज में कोई इंक्रीज नहीं होगा। इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेंसिटी जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये रीज़न है फॉर द हाई डेंसिटी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसके बाद हमारे पास अब एक लास्ट जो आज का टॉपिक है हमें करना है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, एंड इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लिख सकते हैं इसको हम, या एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का ट्रेंड पी ब्लॉक से अलग रहेगा। जैसे पी ब्लॉक में होता है उस तरीके से यहाँ पर नहीं चलेगा, थोड़ा अलग रहेगा। क्या रहेगा देख लेते हैं। सी हेयर, क्यों होगा? जो मैंने अभी बात की थी आपसे, जैसे कि क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ये 2 s इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद इसको आप 3d मान लो, 4d मान लो, 5d मान लो। अगर ये 6 है तो ये 5d होगा, अगर 7 है तो ये 6d होगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होंगे? लगातार d में फिल होते चले जाएंगे, लेकिन रिमूव कहाँ से होंगे? आउटर मोस्ट से। रिमूव करने हैं हमने आउटर मोस्ट से। लेकिन अब देखो, मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो ये दोबारा ले लेते हैं हम फटाफट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। चलो इतना काफ़ी है। अब देखो, जब आप ऐसे चलोगे, इन सब के आउटर में ऐसे तो 2 ही रहेंगे, या चलो कहीं एक्सेप्शन में बना देंगे, कोई इशू नहीं। वो मीन्स आउटर मोस्ट में इतने रहेंगे, लेकिन लगातार नीचे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। जब यहाँ से यहाँ जाओगे, लगातार इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अब इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा? देखो जरा ध्यान देना, एक शील्डिंग इफेक्ट भी क्रिएट होता रहेगा। ऑल्दो शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, बट एटलीस्ट कुछ तो बढ़ेगा, इंक्रीज तो हो ही रहा है। चाहे पुअर हो, बट इंक्रीज तो हो ही रहा है। तो क्या होता है कि जैसे ना हम मानते हैं पी ब्लॉक में कि यहाँ से यहाँ गए, तो लगातार एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है, बहुत सिग्निफिकेंट लार्ज इंक्रीज आएगा कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इससे इसकी बहुत हाई, इसकी और हाई, लगातार काफ़ी हाई। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्रीज तो आएगा, बट उतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है दैट वी एक्सपेक्ट फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट। मीन्स इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स द इंक्रीज इन द
enthalpy of ionization is not like the p block elements, or we can say that here the increase in the enthalpy of ionization is less than expected. जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम इंक्रीज आया है, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये होता है कि दैट इन द ट्रांजिशन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द इनर डी, in the inner d electrons in inner d orbital, and they create some shielding effect, and they create some shielding effect. अब मान लो ये अगर आउटर मोस्ट में यहाँ भर रहे होते तो लगातार केवल क्या बढ़ता? ओनली न्यूक्लियर चार्ज। इससे शील्डिंग नहीं बढ़ती, शील्डिंग तो थी उतनी रहती, अगर मान लो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने रहते, वो नहीं बढ़ने थे, बट लगातार क्या बढ़ने थे? प्रोटॉन्स। उससे क्या बढ़ने थे? ओनली न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में ही बढ़ते तो केवल बढ़ता न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन आपका हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहे हैं? इनर में। इससे क्या बढ़ रहा है इफेक्ट? इससे आपकी शील्डिंग भी थोड़ी तो बढ़ रही, चाहे पुअर है बट कुछ तो बढ़ रही है। उससे क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी। इसीलिए एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए। बढ़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम होएगी, बढ़ेगी जरूर, बट उतनी नहीं जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन बढ़ने से जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं, उससे थोड़ी सी कम, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बाय द रीजन। अब सुन लो को आंसर क्या रहेगा, जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा, द एग्जैक्ट आंसर विल बी that the increase in the enthalpy of ionization of the d block elements in a series will not increase as expected, because in the d block elements electrons are entered in the inner d, and which creates some shielding effect. Due to this the enthalpy of ionization does not increase as expected, बढ़ेगी बट expected से कम। ठीक, अब अगर हम बात करें कुछ और भी, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे देखो मैं बात करूंगा कि एंथैल्पी बढ़नी है, मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ये मान लो अगर आपका ग्राफ है तो मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, बढ़ रही है, फिर बहुत बड़ी, फिर कम हुई, लेकिन बढ़ रही है, लगातार बढ़ी रही, फिर बहुत बड़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी है, बढ़ तो रही, कम कहीं नहीं हुई, लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड स्पाइक्स आए हैं, मीन्स हम ये कहेंगे कि ट्रेंड रेगुलर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घट रहा है, घट नहीं रहा है, बट ट्रेंड में रेगुलरिटी नहीं है, कहीं कहीं बीच में बहुत हाई इंक्रीज भी आ गया है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन में। उसका रीज़न क्या है? तो उसका देखो रीज़न क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन के जब भी आपको मैंने +1 में भी गाइड किया था इन द 3rd चैप्टर, कि जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन के क्वेश्चन को समझना हो या सोल्व करना हो, उसकी प्रॉब्लम को, आपको हमेशा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से मैच करता है। अब होता क्या है कि बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे कि 3d5, 3d10 ये आ जाती हैं, and due to these extra stable electronic configurations there is some abrupt or sudden increase in the enthalpy of ionization। यहाँ पर enthalpy of ionization में कुछ sudden change increase आई है, क्यों? क्योंकि वहाँ d orbitals जो है वो completely और half filled हैं। ठीक है बात यहाँ पर। चलो अब मैं यहाँ कुछ एक ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर कि आपके पास जो ये जिंक, कैडमियम या मरकरी है, इनकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन काफ़ी कम होती है। कम क्यों है? तो उसका रीज़न क्या होता है कि देखो, चलो यहाँ ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 4s2, 4d10 5s2, 5d10 6s2। देखो क्या होता है, क्योंकि इनका D कम्प्लीटली फील्ड है, ठीक, तो दे प्रोवाइड मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट, they provide maximum shielding effect, that's why their enthalpy of ionization is somewhat lower than expected because of the strong shielding effect। मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए हैं तो शील्डिंग इफेक्ट अब स्ट्रॉन्ग हो गई है, बिल्कुल पूरी अच्छी खासी उन्होंने कवरिंग बना दी है। ठीक, पहली चीज़। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि ये Zn पॉजिटिव
इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, या इसको मैं अल्टरनेटिवली ये भी कह सकता हूँ कि सेकंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, क्योंकि देखो +1 आ गया, एक निकल चुका है, सेकंड निकालूंगा क्या बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव। Zn से Zn2 पॉजिटिव तक चेंज करना बड़ा आसान है। या फिर मैं कहूँ कि सेकंड एंथैल्पी ऑफ जिंक इज़ वेरी लो, वाई। देखो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d10 4s2। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा क्या बन जाएगी 3d10 4s1, एंड आफ्टर लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन इट विल अचीव एक्स्ट्रा स्टेबल कंप्लीटली फील्ड d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और हमेशा एटम चाहता क्या है, एक एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करना। तो इसमें लिखेंगे हम that the second enthalpy of ionization of zinc will be very low, या फिर मैं कहूँ कि it will be very easy to change the zinc into Zn2 positive because after losing the second electron zinc will achieve or attain extra stable d10 electronic configuration, d10 electronic configuration। ठीक, चलो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, जरा 1 मिनट सोचना उसके बारे में कि आयरन के पास जो उसकी थर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है, क्या आपको लगता है कि वो लेस देन एक्सपेक्टेड होनी चाहिए या मोर देन एक्सपेक्टेड? थर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द आयरन, व्हाट इट शुड बी। तो देखो, अब अगर आपको ऐसा नहीं पता है तो कभी भी इसको आपने ऐसे सॉल्व नहीं करना है। जो मैंने अभी कहा है, यू शुड गो ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आयरन का देखो, इसलिए कहा मैंने आपको सारे नंबर आने चाहिए। नंबर होता है 26, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 6 है तो डी में 6 होंगे, 3d6 4s2। अब मैंने बात क्या की है, थर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की, तो इसका मतलब 2 तो निकल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव पहले कहाँ से होते हैं, आउटर मोस्ट में से, ये डी में से 2 चले गए। अब जरा ध्यान देना क्या बच्चा, ये Fe2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, Fe2 पॉजिटिव बन गया। अगर इसको Fe3 पॉजिटिव बन जाए तो क्या बनेगा, ये 3d5, जो क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसका मतलब आयरन की थर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बहुत लो होगी, लेस देन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आफ्टर लूजिंग द थर्ड इलेक्ट्रॉन इट विल अचीव द एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। It will achieve the extra stable electronic configuration after losing the third electron. That's why it's third enthalpy. Although what we think कि हमेशा सक्सेसिव एंथैल्पी बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल बन रही हो, तो वहाँ पर एंथैल्पी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था। ऐसे ही मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ, आप बताना जरा मुझे। एक तो मुझे Mn2 को चेंज करना है Mn3 पॉजिटिव में, एक मुझे अगर, तो ये बताओ कि Mn2 को Mn3 में, मीन्स की थर्ड एंथैल्पी, ठीक है, मतलब थर्ड। अब मैग्नीज की थर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हाई होगी या लो होगी? It should be high or low, and you should try to solve it by using the electronic configuration concept that the third enthalpy of ionization of the manganese, it should be higher than the second or the lower than the second enthalpy of ionization। चलो देखते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि हाई है या लो है, अभी देखते हैं। तो वही बात, अगर अब मैंने पहले को समझाया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि आपको हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर नहीं आया तो कंसेप्ट आ भी जाएंगे, आप सोल्व नहीं कर पाओगे। अब मैग्नीज का नंबर होता है 25, ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Mn की क्या हो जाएगी, 3d5 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा। Mn2 पॉजिटिव में क्या है, D में 5 बस। अब ये एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई। It will not lose its third electron very easily because now third electron has to be removed from the extra stable electronic configuration। ठीक है, that's why we'll say that
third enthalpy of ionization of manganese is very very high as compared to the second enthalpy of ionization. And these were all the questions of this from the enthalpy of ionization. You can refer the previous years also for more questions. ठीक, and I think इतना समझ आ गया होगा. Then in the next video we'll discuss some other properties of the transition elements. Thank you.